नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज कर्मनासा की हार कहानी का पार्ट 2। पूर्वी आकाश पर सूरज दो लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी, कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारे पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था, जो बरसात के पानी से कटकर खुरदुरा हो गया था। पुराने पौधों के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधों की सख्त पत्तियों पर टकरा कर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंदमगन थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठे। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फूलमत आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फूलमत आंगन में इसी चोरों के पास आकर खड़ी हो गई थी, और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फूलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी। अचानक तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फूलमत तुलसी चौरों पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। बरसात के दिनों के बाद खुरदरे चौरों के उसकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से संवार देती, फिर सवेत बुलाई माटी से पोत कर सफ़ेद कर देती। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब मैं भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देखकर कुलदीप घबराया और फूलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था, जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में नहीं थी, और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का यह भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। न तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती है, न ही हंसी के करलव से घर के कोने कोने को गुंजार बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का अक्षुण खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखर जाएगी। दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पांडे की रुख से फूलमत भी सनसक हो गई थी। वह इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नज़र थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए के टेम में श्वेत वस्त्रों से लिपटी फूलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते। वह एकटक दिए की लो की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी यह दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर कुछ कहते नहीं। कुलदीप एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है ना? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने, और फिर पढ़ने लगा था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी। अंधकार में लेटे पांडे क्रोध और मोह और न जाने कितने प्रकार के भाव के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फूलमत पर बेहद गुस्सा आता। रीमल मल्लाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है? पता नहीं कहाँ से बह दहकर यहाँ आकर बस गए। कुलछन्नी अब क्या चाहती है? बाप मरा, पति मरा, अब न जाने क्या करेगी। न जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है,
हंसना खेलना खाना पीना सब कुछ भूल गया। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय नहीं कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के 2-4 उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गपासट में बीत जाता। सुरती मलमल ताल ठोकते और पिच से थूककर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीज़ों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ गया था। लहरों की टकराहट और तेज हो गई। रक्त की तरह खोलता हुआ लाल पानी गांव का थोड़ा और निकट आ गया। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताके पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाई। एक जगह लाल निशान लगा रखा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया आज तक गुटका खुली नहीं। पांडे की हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर खोला, वही लाल निशान। पांडे की आंखें भरभराई। झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। यह चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर गुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या ही होगा। अब इतने भोर होने में देरी थी। नींद आंखों करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने के बंसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज और ललछोआ गली की मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जात की घर घर गूंज रही थी। एक गुमड़ता गरगराहट का स्वर, जिसके पीछे जात वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोह जोगनी बना के कहाँ गई ले रे जोगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरने चले जा रहे थे। अब रोने चली चुड़ैल। पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे, रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खुटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला। पांडे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले, देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खुटिया गाड़ कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता था। वह भीड़ कैसी है रे छबीले, नहीं जानते फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं। उसके बच्चे को भी उसने पाप किया। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला, क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना। हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े। बोतल की डीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे के वंश में खालिक पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी। उसकी बूढ़ी माँ जोर बेजोर रो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुंकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस नहीं था। उसकी नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी नहीं हुआ,
पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर लिया। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक भीतर से सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा, आगे बढ़े। फूलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ 2 मुँहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, समझे? तो यह है बूढ़े पांडे जी की बहू? मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी। समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूँ तो यहाँ खड़े सारे लोग को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार? लोग पांडे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत प्रसत अटल कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन लहरों की चपेट में बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, मैं एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अड़िग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, स्थिर थकी पराजित। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।